In this video, we will be studying pro rata allotment of share. अब ये pro rata allotment of shares होता क्या है, ये किस सिचुएशन में किया जाता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो ये जो है दैट इज द प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स को प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये कौन सी सिचुएशन में होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कब, किस तरीके से हम ऐसे करेंगे। सो प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन तब होती है जब हमारे पास एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो रिसीव हो जाते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। हमने एक कंपनी है, कंपनी ने इशू करे हैं 30,000 शेयर्स। कंपनी की लिमिट कितनी है 30,000 की, कि वो इतने ही अलॉट कर सकते हैं, लेकिन उनको रिसीव हो गए हैं 40,000 शेयर्स। तो यानी कि 10,000 शेयर्स जो कि एक्सेस रिसीव हो गए हैं। अब इसका कंपनी क्या कर सकती है, जो एक्सेस शेयर्स हमारे पास 10,000 आ गए हैं उसे वो करेगी प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस सिचुएशन में अब हम करेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट। लेकिन इसमें भी कई ऑप्शंस होते हैं। अब वो ऑप्शंस क्या होते हैं कि कंपनी या तो जो एक्सेस शेयर्स है उनको सारी के सारे एक्सेस शेयर्स जो हैं वो रिफंड कर सकते हैं। मीन्स जो हमारे पास 10,000 शेयर्स आए हैं वो सारी एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो करेगी प्रो राटा अलॉटमेंट, जिसमें वो क्या करेगी, या तो कुछ अमाउंट रिफंड करेंगे, कुछ को फुल अलॉट कर सकते हैं और कुछ को करेंगे प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज प्रो राटा अलॉटमेंट। So pro rata allotment of distribution is done when excess amount of shares is received by the company, but the company is limited to issue a particular number of shares to the public. तो उस सिचुएशन में जब आपके रिसीव्ड शेयर्स अप्लाइड रिसीव्ड जो हैं जो इशू से ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, उसको प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे। और जो एक्सेस मनी अगर हम प्रो राटा करते हैं तो जो हमारे पास एक्सेस मनी होती है हम उसको, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन मनी आएगी, तो हम उसको करेंगे एडजस्ट अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट पे जब हम एडजस्ट करेंगे तो हो सकता है कि और मनी बच जाए, तो उस सिचुएशन में या तो हम एक्सेस मनी अलॉटमेंट से भी बच रही है उसको रिफंड कर सकते हैं, या हम उसको कॉल्स में एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या देखा कि कंपनी के पास 30,000 शेयर्स आए। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास 30,000 शेयर्स हैं, इशू किए हैं, जिसमें से हमारे पास 40,000 के रिसीव हो गए हैं शेयर्स। तो अब हम इनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सेस मनी होगी जिसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कंपनी इशूड 30,000 एंड रिसीव्ड, यानी कि जो अप्लाइड बाय द पब्लिक है, दैट इज 40,000 शेयर्स। 40,000 शेयर्स जो हैं वो अप्लाइड हैं, जिसमें से 4,000 शेयर्स को उन्होंने कोई भी अलॉटमेंट नहीं की। मीन्स जितने पैसे थे 4,000 के वो उन्होंने रिफंड कर दिए। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, फुल अलॉटमेंट करी 8,000 शेयर्स की। तो जिन्होंने 8,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 8,000 ही रिसीव हो गए, तो वो हो गई फुल अलॉटमेंट। अब हम देखते हैं थर्ड कैटेगरी जो कि प्रो राटा की बन रही है। हमारे पास अप्लाइड शेयर्स जो हैं वो कितने हैं, यानी कि रिसीव्ड 40,000। 40,000 के शेयर्स हमारे पास रिसीव्ड हैं, यानी कि अप्लाइड वाले कॉलम का टोटल 40,000 बनेगा। लेकिन जो ड्यू है, कंपनी कितने मैक्सिमम कर सकती है 30,000, तो जो ड्यू वाले कॉलम है उसका टोटल बनेगा 30,000। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। 4,000, 8,000, 12,000 शेयर्स की हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, तो बचे कितने हमारे पास शेयर्स, 28,000। अब इनकी होगी प्रो राटा। एज यू कैन सी कि हमारे हमने 8,000 को दे दिए थे फुल अलॉटमेंट, तो हमारे पास बचे कितने, 22,000। अब ये जो कैटेगरी बनेगी, ये कैटेगरी बनेगी हमारी प्रो राटा अलॉटमेंट की। प्रो राटा अलॉटमेंट जिसमें हमने एक्सेस मनी जो हमें रिसीव होगी उस मनी को हम करेंगे एडजस्ट नेक्स्ट कॉल्स में। अब नेक्स्ट कॉल्स अलॉटमेंट भी हो सकती हैं, हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, और अगर हमारे पास और भी बच रहे हैं तो हम उसको फर्स्ट कॉल में भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा, राइट। तो प्रो राटा जो है उसमें हम एक्सेस मनी को एडजस्ट करेंगे। अब ये प्रॉब्लम तब आती है जब अरियर्स जो होते हैं वो प्रो राटा की कैटेगरी के हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो सभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो एज यू कैन सी एबीसी लिमिटेड कंपनी ने इनवाइट किए हैं शेयर्स
₹10 का शेयर है जिसमें 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल एंड 3 फाइनल कॉल। आप जैसे देख रहे हो इसका टोटल जो है दैट इज़ 11। ₹11 बन रहा है, लेकिन कंपनी का शेयर है ₹10। तो जो एक्स डिफरेंस है ₹1 का वो क्या है? वो हमारा है प्रीमियम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की अमाउंट है जो एक्सेस तो इसकी अलॉटमेंट किस तरीके से हो रही है 2 + 1। तो जो एक्चुअल अलॉटमेंट है वो ₹2 की है और जो ₹1 है वो हमारे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। अब एप्लीकेशंस हमारे पास रिसीव हो रही हैं 25,000 शेयर्स की। अब जो अलॉटमेंट है वो किस तरीके से होगी, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअली में हमने इशू करने थे वो थे 20,000 शेयर्स के ऊपर। तो एज़ यू कैन सी टू रिफ्यूज़ अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 4,000 शेयर्स, मतलब कि जिन्होंने 4,000 के लिए अप्लाई किया उन्हें कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है। और उसके बाद 6,000 शेयर्स के ऊपर फुल अलॉटमेंट हुई है, मतलब जिन्होंने 6,000 के लिए अप्लाई किया उनको फुल अलॉटमेंट मिली। एंड देन वी हैव प्रो राटा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, कि कैसे प्रो राटा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अब हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सेस मनी जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, जो हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। Now what happened was whole money was received except two called on shares applied as 75 on pro rata basis. Now this thing we'll discuss later on. First we'll discuss the pro rata distribution. इसके लिए हम बनाते हैं analytical table. Analytical table में हम क्या क्या मेंशन करेंगे? Applications received, applications due, application money received, application money due, excess जिसे हम adjust या फिर refund करेंगे। नाउ एज यू कैन सी सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी? सबसे पहली कैटेगरी थी रिफंड वाली कैटेगरी, जिसमें 4,000 शेयर्स जो थे उन्होंने 4,000 शेयर्स के ऊपर कोई भी अलॉटमेंट नहीं की थी, यानी कि 4,000 जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास एप्लीकेशन मनी जो है वो कितनी रिसीव होएगी? 4,000 इंटू फ्री। बट जो नेक्स्ट कैटेगरी है 6,000 शेयर्स की जिसे फुल अलॉटमेंट मिली है, दैट इज 6,000। एंड देन विल सी कि हमारी प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। एप्लीकेशन मनी हमारे पास रिसीव हुई है कंपनी के पास 25,000 शेयर्स, जबकि ड्यू कितनी है? कंपनी मैक्सिमम कितना कर सकती है इशू? 20,000। सो नाउ विल सी द डिफरेंस। एज यू कैन सी कि हमारे रिसीव कॉलम का डिफरेंस 15,000 है एंड ड्यू का 14,000, यानी कि 15,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें 14,000 मिला है। दैट इज प्रोराटा डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस के ऊपर। नाउ वी विल सी कि आगे एक्सेस मनी किस तरीके से एडजस्ट रिफंड हो रही है वो हम चेक करेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन मनी है ₹3। तो सबसे पहले 4,000 शेयर्स के ऊपर 12,000 अमाउंट बनेगी हमारी। 4,000 इंटू थ्री दैट इज 12,000 रिसीव्ड। अब इसके ऊपर ड्यू तो कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारा 12,000 की एक्सेस अमाउंट है जिससे हम क्या करेंगे? 12,000 मनी को रिफंड करेंगे। नेक्स्ट एज यू कैन सी फुल अलॉटमेंट वाला केस 6,000 इंटू थ्री जो एप्लीकेशन मनी है दैट इज 18,000। 18,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव, ड्यू भी 18,000 है, मतलब कुछ भी एक्सेस या हमारे पास एडजस्ट करने के लिए कुछ भी एक्सेस नहीं है। सो नो एडजस्टमेंट नो रिफंड। नेक्स्ट है प्रो राटा वाली कैटेगरी। 15,000 के ऊपर 45,000 की एप्लीकेशन मनी, देन ड्यू कितनी थी एक्चुअली में? 42,000, यानी कि 3,000 रुपीज़ हो गया हमारे पास एक्सेस। अब ये जो एक्सेस है ये हम करेंगे एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट कॉल में, यानी कि अलॉटमेंट में हम इसको एडजस्ट करेंगे एक्सेस मनी को। तो ये था हमारा सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से की, किस तरीके से कैलकुलेशन की शेयर्स की, जो हमारे पास एक्सेस मनी आई उसको हमने किस तरीके से एडजस्ट किया। नाउ अरियर का केस देखते हैं कि होल ऑफ द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट टू कॉल्स ऑन शेयर्स अप्लाइड एज 15 ऑन प्रो राटा बेसिस, 75 सॉरी 75 ऑन प्रो राटा बेसिस। तो जिन्होंने 75 अप्लाई किए थे शेयर्स उन्होंने कॉल्स नहीं दी। अब ये तो सिंपल केस है, अब इसमें हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक कि हम किस तरीके से करते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे 15,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको 14,000 मिले। हम इसको यूनिटरी मेथड से चेक करेंगे, जिन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 14,000 शेयर्स मिले।
जिसने 1 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा दैट विल बी 14,000 डिवाइडेड बाय 15,000 उतने शेयर्स मिलेंगे। और जिसने अप्लाई किया होगा 75 शेयर्स के लिए दैट विल बी 14,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इनटू 75। तो ये हो गया यूनिटरी मेथड। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर कैलकुलेट करना है ड्यू वाला कॉलम, तो ड्यू वाली अमाउंट ऊपर एंड रिसीव वाली अमाउंट जो हमारे पास गिवन है 75 हमारे पास जो है अप्लाइड वाली गिवन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि जिन्होंने 75 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 70 शेयर्स मिले हैं। इसमें ज़रूरत नहीं है ये कैलकुलेट करने के लिए, हम सिर्फ इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि चेक करने के लिए कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है। क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट जो है उसमें अरियर नहीं है, यहाँ पे अरियर है कॉल्स में। राइट, क्योंकि अलॉटमेंट में मनी एडजस्ट होनी है, जस्ट हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक्सेस मनी अलॉटमेंट से तो नहीं बच रही। हो सकता है कि अलॉटमेंट मनी कम हो और हमारे पास एक्सेस ज़्यादा बच रहा हो, तो हो सकता है कि वो आगे एडजस्ट हो सकती है। फॉर दैट रीज़न हम ये कैलकुलेट करके देख रहे हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देख रहे हो कि जो अलग कॉल्स पे अरियर है इस क्वेश्चन में, तो जिसकी वजह से हमें ये पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम चेक करने के लिए ये कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ एज़ यू कैन सी कि 75 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 70 मिले हैं, तो हम उसके ऊपर एप्लीकेशन मनी देख लेते हैं। तो वो ड्यू एक्चुअली में रिसीव्ड है 225 रुपीज़ और ड्यू है 210, यानी कि एक्सेस जो है 15 रुपीज़ हमारे पास जो एक्सेस है वो हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है। अब 15 रुपीज़ इज़ सो स्मॉल अमाउंट, 70 शेयर्स के ऊपर ऑब्वियसली अलॉटमेंट मनी बहुत ज़्यादा होएगी। एज़ यू कैन सी कि इस पे अलॉटमेंट मनी ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से कॉल्स में तो ऑब्वियसली जो है वो अमाउंट एडजस्ट होने का चांस ही नहीं बनता। तो इस पे अलॉटमेंट जो थी ड्यू कितनी थी हमारे पास एक्चुअली में 70 इंटू 3 210, यानी कि उसमें तो एडजस्ट हो ही जाएगी। तो आगे कॉल्स में अरियर का जो अरियर किया है उसमें एडजस्ट हुआ ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत कब होती? अगर हमारी अलॉटमेंट में अरियर होता। अगर इन शेयर्स ने अलॉटमेंट में अरियर किया होता तो उस सिचुएशन में हम ये सारी कैलकुलेशन करते। क्योंकि इसमें अलॉटमेंट में अरियर नहीं किया तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अरियर होता तो हम कॉल इन अरियर्स निकालते। वो कैसे कैलकुलेट करते? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इन्होंने अलॉटमेंट में अरियर कर दिया होगा। तो अलॉटमेंट ड्यू बनती थी 210 रुपीज़ की। 210 रुपीज़ की अलॉटमेंट ड्यू बनती थी और उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे 15 रुपीज़ ज़्यादा दिए थे। तो एक्चुअली में हमारे पास अरियर ऑन अलॉटमेंट कितना होता? 195 रुपीज़ का। ये हम तब करते जब इन शेयर्स ने अलॉटमेंट पे अरियर किया होता। क्योंकि इन्होंने कॉल्स पे अरियर किया हुआ है तो ये पार्ट करने की हमें जो रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में नहीं थी, सिर्फ हमने चेक करने के लिए ये वाला पार्ट सॉल्व किया। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रो राटा अलॉटमेंट। अब इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें जैसे कि उन्होंने अलॉटमेंट में अरेयर किया, फिर आगे उन शेयर्स को री इशू करना है, री इशू की एंट्रीज क्या होंगी, कैसे कैलकुलेशंस करनी है। प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में अगर अरियर वाला क्वेश्चन आ जाता है, अरियर वाले शेयर्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसे किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे एंड देन फर्दर जो क्वेश्चंस में पॉइंट्स होते हैं, जो जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स होते हैं वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।